लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है, मशाले लेकर चलना। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि निजीकरण बंद किया जाए, निगमीकरण बंद किया जाए। ये जो प्राइवेट हाथों में गाड़ियों को सौंप रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करें। इसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। नमस्कार, मैं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं भारत में जिस तरीके से पूरे देश का एक दौर चालू हो चुका है और रेलवे भी इससे अछूता नहीं रहा है। रेलवे भी उसका भी निजीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस कोरोना जैसी महामारी को लेते हुए सरकार पूरी तरीके से हस्ताहार हो चुकी है, उसी को देखते हुए सरकार एक नए पैटर्न पे कायम हो गया है। आपको ये भी बता दें कि निजीकरण का जो फैसला अभी चालू हुआ है, उसको लेकर हमारे साथ आज चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं और जिनका तारुफ हम आपको करा रहे हैं। पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मध्य प्रदेश के अभियान मध्य प्रदेश से सुनील गोपाल जी हैं। दूसरे हमीरपुर से हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं। तो सबसे पहले तो सुनील गोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से निजीकरण का दौर सिलसिलेवार तरीके से हर क्षेत्र में जारी है, कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वो औरत कंपनियाँ हों या अन्य चीज़। तो इसको लेके आप क्या कर रहे हैं या आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं खासतौर से जब से सरकार आई है, हालांकि पिछली सरकारों का भी रवैया ये था। मैं तो कहूँगा 1991 में जब से नई आर्थिक औद्योगिक नीति भारत में लागू हुई, तब से ही जितनी सरकारें आ रही और भारत ने WTO पर हस्ताक्षर किए, तब से ही जितनी सरकारें आ रही हैं, ये तमाम सरकारें लगभग एक तरह का एजेंडा लेकर चलती हैं। लेकिन इस सरकार में 2014 के बाद ये सरकार कामयाब हो गई जनता को गुमराह करने में, ये भरोसा दिलाने में कि आप हमें पूर्ण बहुमत दीजिए और हम जो है इस पूर्ण बहुमत के आधार पर अच्छे दिन लेकर आएंगे। तो हालांकि भारत की जनता राजनीति को जितना समझती है, उतना ये है कि आंख बंद करके किसी भी राजनेता पर विश्वास कर लेती है। और वही हुआ। उन्होंने कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड समझे बिना, जाने बिना, केवल अच्छे दिन के वायदे, 15 लाख के वायदे के आधार पर सरकार को पूर्ण बहुमत दे दिया। और ये इतिहास रहा है, हमने देखा है जब जब पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं, तब ये हुआ है कि बहुत सारे जन विरोधी निर्णय लागू हुए। और खासतौर से 1991 के बाद लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी पूर्ण बहुमत की सरकार आए, क्योंकि ये जो नीति थी, ये जो गैट्स में जितनी शर्तों पर ये हस्ताक्षर करके आए थे, उनको लागू कर सके अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन 2014 से पहले हमने देखा बहुमत किसी भी एक दल को ना मिलके भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना देना ही उचित समझा था। और इसीलिए जन विरोधी निर्णय भारत के बड़े कॉरपोरेटों के पक्ष में निर्णय लेने में ये छोटे छोटे दल हिचकते थे खुला निर्णय लेने में। निर्णय तो फिर भी लेते थे। तो इसीलिए उसके बाद जब 2014 की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, तो तेजी से उन्होंने एक साथ, जैसे हम कहते हैं, कोई दुकान हो जहां पर सारे PSUs को उन्होंने सजा दिया और उन्होंने कहा कि जो है हम सबको बेचेंगे। तब तक कम से कम ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और जब भी ऐसी स्थिति होगी कि सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जा सकेगा, ये आंदोलन किया जाए। 9 अगस्त से लगातार हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। 55,000 के आसपास ऑनलाइन हस्ताक्षर हो चुके हैं। लगभग इसी दौर में 80-85 हजार लोगों से फोन से संपर्क हुआ है और ये आंदोलन बहुत तेज गति से चल रहा है। आगे बढ़ सुनील जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं सुनील गोपाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये रेलवे है इसको लेकर आपके संगठन इतना भयभीत क्यों है, जबकि सरकार कह रही है कि हम किसी प्रकार का कुछ, ये तो हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन करना चाहते हैं, इसलिए हम इस तरीके की व्यवस्था और लोगों को अच्छी सुविधाएं जो शायद वर्ल्ड क्लास की हम दे सके वो निजी सेक्टर दे सकता, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर। इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। जहां तक सरकार के वादे की बात है तो ये मुझे अलग से कहने की बात नहीं है। 15 लाख से लेकर बाकी तमाम वायदे सरकार की जनता देख ही चुकी है। तो पहली बात ये कि सरकार के सुविधाएं देने का वायदा, वो तो उसमें कोई दम नहीं। दूसरी बात, निजी क्षेत्र द्वारा सुविधा देने की बात को अगर हम ऐसा सोचते हैं कि निजी क्षेत्र के आने से सुविधाएं बढ़ेंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा जब अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि दो चीजें हमारे सामने जो है। आप जानते होंगे, मैं मध्य प्रदेश से हूं और आप जानते होंगे यहाँ पर सरकारी राज्य परिवहन नहीं है। मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने अपने राज्य परिवहन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मतलब सरकार के हाथों से छोड़ दिया। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जब से अनलॉक को हटाया गया है, अनलॉक का तीसरे चरण के बाद जब सरकार ने कहा था कि आधी सवारियों को बिठाकर जो है बसें चल सकती हैं, मध्य प्रदेश में निजी ऑपरेटरों ने तब से बसों को ठप करके रखा हुआ है। तब से उन्होंने, मतलब यहाँ पर बस सेवा नहीं चल रही है। किसी आम आदमी को कहीं जाना हो तो उसके पास अगर अपनी निजी वाहन नहीं हो तो चल नहीं सकता। अब जाके 4 दिन पहले सरकार ने कहा कि भाई आप पूरी सवारियां बिठाकर चला लीजिए, तो तब वो राजी हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक परिवहन चालू नहीं हो पाया है। तो निजी परिवहन का पहली बात तो कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं होता। दूसरा, निजी परिवहन जो है वो मुनाफा कमाने के लिए आते हैं, वो आपको सुविधा देने के लिए नहीं आते। तीसरी एक बात और मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, आपको पता होगा कि 25 मार्च 2020 को, मतलब ब्रिटेन में रेलवे को निजी हाथों में दिया जा चुका था 1994 में। 91 से डीरेगुलेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, 1994 में निजी हाथों में दिया जा चुका था। 25 मार्च को ब्रिटेन ने वापस रेलवे को अपने नियंत्रण में लिया और 6 महीने तक सारे कॉन्ट्रैक्ट को निष्प्रभावी कर दिया, ये आशंका जाहिर करते हुए कि जो जरूरी काम के लिए भी जिन कर्मियों को जाना रहेगा तो निजी ऑपरेटर तब रेल नहीं चला पाएंगे जरूरत के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं कि आप जहां सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो अभी आप देखिए, जो तेजस ट्रेन चलाई गई है दिल्ली से लेकर लखनऊ के, ये तेजस ट्रेन जो है इसमें किराया लगभग, मतलब बुकिंग जब आप करने जाते हैं तो दिखाता है 1200 रुपए दिल्ली से लखनऊ का, और इसमें किराया आपको बुक करते हुए पहुंचते हैं तो 1680 तक पहुंचता है किराया, और कई बार 1800 रुपए तक भी, डायनामिक फेयर सिस्टम। वहीं शताब्दी 610 रुपए में देकर जाती है। और ये है सुविधा, और सुविधा में भी कोई अंतर नहीं। शताब्दी से 5-10 मिनट पहले वो ट्रेन चलती है, और उसको टाइम से पहुंचाने के लिए रेलवे ने कितनी ट्रेनों को लेट किया है, कितनी ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है, ये आप पता कर लीजिए। तो निजीकरण से लोगों को फायदा होगा, ये मात्र दिखावा है। सुनील गोपाल जी, इसमें एक IRCTC की भी कुछ 12% हिस्सेदारी सरकार बेच रही है, तो ये भी एक निगमीकरण की ओर इनका कदम बढ़ चुका है। तो इस पर भी आपका विरोध है? बिल्कुल। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, जैसे क्या है, सरकार ने दलील क्या दी है? पहली बात, सरकार की दलील ये है कि रेलवे घाटे में है, तो इसीलिए हम रेलवे को निजी प्लेयर्स को बेच रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप पता कर लीजिए, तमाम जो है सरकारी लाल फीताशाही, सरकारी
जो है अड़ंगों के बावजूद रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर 2 से 3% मुनाफा इतने के बावजूद आज सरकार को कमा कर दे रहा है। और कुछ जोन्स में तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट केवल 78% आ रहा है। और ये कब है? जब रेलवे के अंदर आप ये देखिए उनका जो इनकी ये पेंशन देते हैं, पेंशन जो है ये 18 से 19 लाख कर्मचारियों को अपना पेंशन दे रहे हैं। और ये पेंशन मिलाकर ये लगभग 52-53 हजार करोड़ रुपए का भार आता है रेलवे के ऊपर। लगभग 100 तरह के कंसेशन है रेलवे में आम लोगों के। ये जो सोशल ऑब्लिगेशन रेलवे पूरा करती है, इस सोशल ऑब्लिगेशन से भी रेलवे को लगभग रेलवे के ऊपर 50 करोड़ का भार आता है। उसके बावजूद रेलवे फायदे में। कोई प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो क्या ये इस तरह के कंसेशन देंगे? हमारे 100 तरह के कंसेशन है। ब्लाइंड पर्संस को आप देखिए, उनको टिकट फ्री है, उनके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को टिकट फ्री है। ये रेलवे का सोशल ऑब्लिगेशन है। रेलवे जो है, हम ये मानते हैं कि परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका ये पानी, बिजली, ये सब मुनाफा कमाने के लिए नहीं होते हैं। सरकार हमसे जो टैक्स वसूल करती है वो इसलिए वसूल करती है, सरकार नाम की चीज होती क्यों है? इसीलिए होती है कि सरकार जनता से जो टैक्स वसूल करे वो टैक्स लोगों की भलाई में खर्च करे, हर व्यक्ति एक समान रह सके। आज भारतीय रेल, अभी देखिए कुछ समय पहले न्यूनतम टिकट को बढ़ाकर 5 रुपए किया गया, उससे पहले न्यूनतम टिकट 2 रुपए था। और जी सुनील जी, आपके पास आ रहे हैं। परिवहन जी सुनील, रेलवे करती है, ये तो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं करेंगे। जी सुनील बताइए। ये एक क्वेश्चन और है मेरा, ये कि सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले जो सरकारें थी उन लोगों ने क्या इस तरह की वो योजना बनाई थी जिससे कि प्राइवेटाइजेशन का, जबकि पिछली कुछ यूपीए के सरकार में जिस समय लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने उस समय रेलवे के मंत्री थे, उन्होंने काफी रेलवे को प्रॉफिट में पहुंचा दिया। ये एक अपवाद था या एक सत्यता थी? इस पर आप इस विषय पर प्रकाश डालें। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने केवल सच्चाई को कबूला था, रेलवे घाटे में कभी नहीं रही। अभी ये जो इतना विपरीत समय चल रहा है, मैंने जो बताया 98% जो ऑपरेटिंग रेशियो है, यानी उनको काम करने में कितना खर्च होता है, पूरे अपने सारे खर्चे जब वो निकाल लेते हैं, उसके बावजूद इस विपरीत समय में रेलवे पैसा बचाकर सरकार को दे रही है। तो रेलवे कभी घाटे में नहीं रही, बस लालू प्रसाद यादव जी ने उसे कबूला जनता के सामने। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए थे, हम जानते हैं वो कदमों को थोड़े अजीबोगरीब कदम भी थे, मतलब 3 बर्थ लगा देना या ये सब करना, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कबूला था कि रेलवे फायदे में। पहला रेल मंत्री था जिसने कबूला। और अब जो है, अब ये लोग कबूल नहीं रहे, उल्टा ये बोल रहे हैं घाटे में। अच्छा, कि फायदे में रेलवे। पता कर जिस तरीके का ये जिस तरीके निजीकरण की तेजी चले, जब रेलवे इतने फायदे में है, तमाम सारे पीसीयूज हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनको आखिर सरकार इतनी उतावली क्यों है कि इनको दिन रात बेचने के लिए टीम गठित कर रखी? क्या इससे क्या पूंजीपतियों को लेकर देश के जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं उनको देना और देश की जनता के सामने कुछ बनकर खड़े होना चाहिए? सत्यता है क्या? बिल्कुल एकदम। मूल सवाल यही है, मूल सवाल असल में यही है कि सारे के फायदे में चल रहे हैं, सारे सार्वजनिक उपक्रम, इसके बावजूद सरकार बेचना क्यों चाहे? असल में बात क्या है, आप देखिए, जैसे हमारे एक कोई मंत्री जी हैं हेगड़े, उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के कर्मचारी जो है देशद्रोही हैं। हम उनसे कहेंगे, आप कह रहे हैं कि बीएसएनएल के कर्मचारी देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने बीएसएनएल को घाटे में ला दिया, तो हम ये कहना चाहते हैं मंत्री जी, पहले पता कीजिए देशद्रोही कौन कौन हैं। आप अगर असली देशद्रोहियों को ढूंढने जाएंगे तो पहला नाम उनका आएगा जिन्होंने बीएसएनएल को सबसे पहले तो सिम बेचने की अनुमति नहीं दी थी। जब सिम आई थी, जब मोबाइल लॉन्च हुए थे, उसके बाद
दूसरा देशद्रोही नंबर उनका आएगा जिन्होंने जो है बीएसएनएल को 3G नहीं लेने दिया था। काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद और सारे प्राइवेट प्लेयर्स जब लूट चुके थे मन भर के, तब उसके बाद जो है बीएसएनएल को 3G दी गई। और वर्तमान सरकार 2014 से आज तक बीएसएनएल को 4G नहीं दिया है। तो हम जो कह रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, सार्वजनिक उपक्रमों के पैरों में आपने जो है रस्सी बांध दी है और फिर कह रहे हैं प्राइवेट प्लेयरों के साथ आप दौड़िए। इसके बावजूद जब वो दौड़ रहे हैं तो प्राइवेट प्लेयरों से आगे निकल रहे हैं और तब सरकार छूट का सहारा दे रही है। सुनील वर्मा जी कंक्लूड करिए। तो जिस तरीके से रेलवे के कर्मचारियों को निकालने की बात आई है, जिसे कि 50 साल की उम्र के हैं, कम से कम उसमें 1 लाख करीब बताया जा रहा है कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति विवरण किया जाएगा। तो इसको लेकर आपका यूनियन संगठन क्या करेगा? क्या 50 साल के बाद क्या सरकारों का कहना बेकार हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता, क्या है? ये असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्कफोर्स घटाने का एक जो है एक बहुत ही विद्रूप तरीका है। इस देश में जहाँ पर हम कहते हैं वृद्धों का सम्मान होता है, और बात केवल इस देश की ही नहीं है। एक श्रमिक जब आपको अपनी मतलब वो जवानी 20 साल की उम्र से 19-20 साल की उम्र से जब वो किसी एक उपक्रम में जाता है, वहां अपना हाड़ मांस गलाकर वो जो है उस उपक्रम में अपने आप को खपा देता है। 30 साल तक जब वो पूरी तरह से अपनी मेहनत करके उस उपक्रम को खड़ा करता है, उसको फायदे में लाता है, उसके बाद 50 साल की उम्र में आप उससे बोल दे रहे हैं कि नहीं ये किसी काम का नहीं, ये नाकारा है। इस तरह के चिंतन को हम प्रमोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, आप अगर 50 साल के कर्मचारी की तुलना 20 साल की उम्र के कर्मचारी से करेंगे तो ये तो ऐसे भी तार्किक नहीं। फिर हम जानते हैं रिटायरमेंट की आयु 58 साल है, और रिटायरमेंट की आयु 58 साल तार्किक रूप से सोच समझ कर की गई। 58 साल तक व्यक्ति कम से कम पूरी शारीरिक मेहनत ना करे तो कुछ तो कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केवल रिट्रेंचमेंट का एक बहाना मात्र है। जी, तो सुनील गोपाल जी थे एमपी से स्टेट सेक्रेटरी, और रेलवे की जिस तरीके से निजीकरण का दौर जारी है उस पर इन्होंने अपना बात रखी, और उन्होंने साफ तौर पे ये बात बताई कि देश बहुत ही भयावह स्थिति में जा रहा है, और निजीकरण जिस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर उसका फायदा उठाएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ले ले कर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है, मशाले ले कर चलना। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि निजीकरण बंद किया जाए, निगमीकरण बंद किया जाए। ये जो प्राइवेट हाथों में गाड़ियों को सौंप रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करें। इसका हम घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं।